गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपनी यूनिट 4 को शुरू करने वाले हैं जिसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी और उसके उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर एक मिनट, हाँ, फर्स्ट चैप्टर यही है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आरडीटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना छोटा सा ही है अपना 11 नंबर का चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में एक और चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस क्योंकि केवल सिर्फ और सिर्फ अपन को आरडीटी के बारे में ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ अलग चीजें मेंशन नहीं की हुई है सिलेबस में इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेबस वाला वो जो पीपीटी है, स्लाइड है, वो बनाई नहीं है। ठीक है, और इतने चैप्टर तक आते-आते आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, जैसे जितने वो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, वो हर एक यूजुअली सब में यूनिट 2 को छोड़ के, हाँ, नहीं 2 को भी मान लो, सारी यूनिट में जितने पैराग्राफ दिए हुए हैं ना, ऑलमोस्ट वो एक-एक चैप्टर कवर कर रहा है अपनी बुक के। ठीक है, जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, मतलब 4 पैराग्राफ के फॉर्म में अपन को अपना सिलेबस मेंशन किया हुआ था। सेम ऐसे सेकंड यूनिट में अपन ने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो उसमें अपन ने जेनेटिक्स इवोल्यूशन के अलावा थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में भी दिया हुआ था, तो ये 3 चैप्टर वहाँ पे मेंशन करे थे। फिर यूनिट थर्ड में अपने बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के बारे में बात करी थी अपन ने। ठीक है, इसके अलावा उससे नेक्स्ट चैप्टर जो था, उसमें अपन ने बात करी थी कि फूड प्रोडक्शन में किस टाइप से अपन इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करी थी कि जो माइक्रोब्स है, क्या वो सिर्फ डिजीज कोज करने का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ह्यूमन वेलफेयर में भी उनका कुछ ना कुछ यूज तो होगा, उसके बारे में बात करी थी। तो यहाँ तक कि अपन ने 3 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब यूनिट 4 को अपन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस वाले यूनिट में भी अपन 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से पहला चैप्टर ये है जो कि बहुत छोटा-सा है, तो मैं आपको एक क्लास में कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की आगे बात करेंगे, और फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट खत्म होते ही अपनी 4 यूनिट खत्म हो जाएगी और लास्ट यूनिट रहेगी एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एज़ सच कुछ लर्न करने के लिए या कांसेप्ट्स को समझने के लिए चीज़ है नहीं, तो ट्राई करना कि बुक को बिना पढ़े आप नहीं जाओ। ठीक है, ताकि क्वेश्चन कोई भी छूटने की संभावना नहीं रहे। एज़ वेल एज़ जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सारे के सारे पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो नोन एज ए ईएफबी। ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक की ईएफबी ने बायोटेक की क्या डेफिनेशन दी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services is known as biotechnology. प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती होगी। ठीक है, तो इसमें दो प्रिंसिपल्स को बेसिकली अपन ने इंक्लूड किया है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपन आर्टिफिशियली डीएनए या आरएनए में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इन सब चीजों कैसे कर रहे हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या इनके पीछे का प्रिंसिपल रहने वाला है, ये सारी चीजें चीजों के बारे में अपन बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नाम से पता लग रहा है कि जीन्स
जीन्स में अब हो सकता है कि हायर एनिमल्स में तुम डीएनए के बारे में बात कर लो, लोअर एनिमल्स में तुम आरएनए के बारे में बात कर लो, ठीक है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस टू enable growth of only desired microbes. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। जिन जिन माइक्रोब्स को अपन ने सेलेक्ट कर रखा है ग्रोथ करने के लिए, केवल उनको सेलेक्ट करके वो ग्रोथ कर पाए, उसको अपन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, आप नीचे वाले डायग्राम में देख पाओगे फ्लो चार्ट में कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायोप्रोसेसिंग, ठीक है? या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या कहानी है? टेक्निक दैट हेल्प टू चेंज द डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपन डीएनए और आरएनए में चेंजेस ला रहे हैं, उसको अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है, ठीक है? द होस्ट बिकम फिनोटिपिकली मॉडिफाइड। अब ऑब्वियसली जीन के मैंने आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि किसी भी चीज में जेनेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है। जेनेटिक लेवल पे चेंज होने का मतलब है कि इसके जीनोटाइप्स में अपन ने मॉडिफिकेशन किया है। तो उसका जो बाहरी प्रभाव दिख रहा है, जो फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है अपन को बाहर से, उसको अपन ने फिनोटाइप बोला था, ठीक है? बाहर से दिखने में कोई चेंजेस दिख रहा है, उसको अपन ने बोल दिया कि फिनोटाइपिकली मॉडिफिकेशन यहाँ पे अपन को उस होस्ट में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक की बात की क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करेंगे बायोप्रोसेसिंग के बारे में। बायोप्रोसेसिंग की क्या कहानी है? स्टेराइल कंडीशन आर मेंटेन टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। अपन इंश्योर कर रहे हैं कि मैं ये जो माइक्रोब चाह रही हूँ इस पर्टिकुलर कॉलोनी में, इन्हीं की ग्रोथ फर्दर होती जाए, इसको, ठीक है? इट इंश्योर नो कंटामिनेशन बाय एनी अदर माइक्रोब्स, thus प्रोटेक्टिंग दी प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये इंश्योर कर रहा है कि कोई कंटामिनेशन नहीं हो रहा माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा और कौन से साइंटिस्ट ने कौन से बैक्टीरिया के अंदर किया था। ये 2-3 चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डन किया था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं, they cut the piece of DNA from a plasmid carrying antibiotic resistance gene in the bacterium Salmonella typhimurium, okay? इन्होंने सबसे पहले इसके जो साल्मोनेला टाइफीमोरियम था उसको काटा, उसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्रिएट कर दिया और ये सारी इसकी कहानी थी, ठीक है? तो अब ये जो अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ठीक है? इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो अपन को कोई भी एक क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्ट करना है, प्लस कोई भी फॉरेन डीएनए सेलेक्ट करना है। ये दोनों अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब इनको एक स्पेसिफिक मैनर में कट करेंगे, ऐसा कट लगा दिया, ठीक है? सेम यहाँ पे भी और ऐसा कट लगा दिया, ठीक है? और ऐसा ही कट इस पे लगा देंगे अपन, ठीक है? लोग की हाइपोथेसिस आपने लास्ट क्लास में कभी पढ़ी होगी, तो ये एक दूसरे के अंदर फिट अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है? Ends of vector and foreign DNA fragment anneal and are joined with DNA ligase. DNA ligase glue के जैसे काम कर रहा है, इनको चिपकाने का काम कर देगा। इसको इतना काट दिया और इसका जो काटा हुआ पोर्शन था, अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और ये पूरा पूरा फिट होगा यहाँ पे, ठीक है? इस टाइप से अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। डीएनए था, इसको अपने रिकम्बाइन किए है। रिकम्बाइन किसके साथ किए है? जो अपना डिजायर्ड ट्रेट है, ठीक है? जिस डिजायर्ड ट्रेट को अपन सेलेक्ट करेंगे उसके डीएनए के साथ, ठीक है? तो इस ये नाम भी बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कहानी अपन ने देख ली। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीटी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए अपन को कौन-कौन से टूल्स को यूज करने की आवश्यकता है, ठीक है? एंजाइम्स के बारे में अपन देखेंगे, कौन-कौन से एंजाइम किस टाइप से यूज होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर्स, कौन-कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स, व्हीकल डीएनए, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्ड बात अपन करेंगे कम
कॉम्पिटेंट होस्ट, होस्ट किस टाइप से अपनी कॉम्पिटिबिलिटी शो करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टूल्स में अपन बात करते हैं एंजाइम के बारे में, ठीक है। एंजाइम में भी अपन दो टाइप के एंजाइम पढ़ेंगे, एक तो लाइजिंग एंजाइम, एक क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम, these enzymes are used to open up the cell to get DNA of genetic experiment। अपन को कोई भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना है और उसके लिए यदि अपन को डीएनए चाहिए, ठीक है। इस सेल को अपन को ब्रेक भी तो करना होगा, खोलना पड़ेगा। ये सेल में तो पैक है अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर पूरा अच्छे से पैक है, तो इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए अपन लाइसिन, इसका लाइसिन करने के लिए, ठीक है, अपन लाए लाइजिंग एंजाइम, ठीक है, ताकि अपन जो भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए डिजाइन अपना डीएनए को कलेक्ट कर सकें। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद में लाइजिंग एंजाइम का एक एग्जांपल है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल में लाइसिन बैक्टीरियल सेल वॉल को क्लीव करने के लिए लाइसोजाइम का यूज किया जाता है, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो या प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है, व्हाइल इन फंजाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन को, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन को लाइसिन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अपन को काइटिनेज चाहिए, ठीक है। ये अपन एक बात कर ली लाइसिन एंजाइम की। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लीविंग एंजाइम के बारे में। These enzymes are used to break DNA molecules. They are three types. एक होता है क्लीविंग एंजाइम्स, तीन टाइप से हो सकते हैं। एक्सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन बाहर बाहर से, दैट इज एक्सो न्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर, न्यूक्लियस, ठीक है, जो काम एक्सो नहीं कर पा रहा अंदर वाला वो एंडो न्यूक्लियस कर देगा। और थर्ड वन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस के बारे में। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स either 5 prime or 3 prime of the DNA in one strand of duplex। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता डीएनए। मान लो ऐसा कुछ डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर दी एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, तो दूसरे की स्ट्रैंड की पोलैरिटी कितनी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये अपना डीएनए का डुप्लेक्स है, अपन को पता है। अब इस डीएनए के डुप्लेक्स में किसी भी एक स्ट्रैंड को एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, या तो 5 प्राइम एंड की तरफ या 3 प्राइम एंड की तरफ, इन दोनों एंड में से एक तरफ क्लीव करने का काम करेगा। एक्सो मतलब बाहर, तो या तो इस तरफ कर सकता है, इस तरफ नहीं करा तो इस तरफ कर सकता है, ठीक है, इधर क्लीव कर देगा, ठीक है। ये बात हो गई एक्सोन्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस की क्या कहानी है। दे मे कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे अपन को कट लगाना है। मान लो कि यहाँ का सीक्वेंस मैंने रीड किया और मेरे को ये नहीं चाहिए, तो इसको कट लगाना है, या फिर ये मेरे को किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाने के लिए अपन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। These enzymes do not cleave, and the end involve only one strand of DNA duplex, ठीक है। The enzyme do not cleave, the end involve, अभी जो अपना डीएनए डुप्लेक्स है, ठीक है, इसके एंड की तरफ ये एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, काम तो कर रहा है, यहाँ तक काम करेगा बीच बीच में, लेकिन ये जो एंड वाला रीजन है यहाँ पे ये एंडोन्यूक्लियस काम नहीं कर पाएगा, ये इसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे अपन किसको ले आएंगे, अगर यहाँ पे अपन को क्लीव करना होगा तो एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियस को ले आएंगे, ठीक है। ये बात कर ली अपन एक्सो और एंडोन्यूक्लियस की। अब अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या कहानी है, ठीक है। They cut DNA duplex at a specific point. Their single-stranded free ends are called sticky ends, which can be joined end-to-end by DNA ligase. Restriction एंडोन्यूक्लियस ये कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था,
यहाँ पे या यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट किया, यहीं पे अगर मेरे को कट लगाना है तो मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ले आऊंगी, ठीक है। अब एक बात और है यहाँ पे, मान लो कि ये जो मेरा डीएनए डुप्लेक्स था, इतनी दूर अगर दी मैंने कट लगा दी तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, विच कैन बी जॉइन टू द एंड ऑफ एंड जॉइंट एंड टू एंड बाय डीएनए लाइगेज। अब इनको चिपकाने के लिए ये कोई भी मान लो कि ये डीएनए का पोर्शन है, मैं सीधा करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ये डीएनए का एंड है, पूरे मैंने न्यूक्लियोटाइड जोड़ती गई, लेकिन कुछ एंड वाला रीजन बचा है, इनको अगर भी जोड़ना है तो मैं यहाँ पे क्या लाऊंगी, डीएनए लाइगेज को लाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हो रखा है बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड में से, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस लाऊंगी, बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस लाऊंगी, ठीक है, और एंडिंग में डीएनए लाइगेज, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब अपन अगली बात करने वाले हैं एक्सो और एंडोन्यूक्लियस के हाँ, सबसे पहले ये वाला डायग्राम देख लो, इधर वाला एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस बिहाफ पे काम करता है, ये कोई भी मेरा स्ट्रैंड डुप्लेक्स डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया है हुआ है मैंने, ठीक है। अब अगर एंडोन्यूक्लियस है तो अंदर की तरफ क्लीव करेगा, इंटरनल कट को क्रिएट कर रहा है, ये चीज अपन को यहाँ पे दिख रही है। फिर सेकेंड चीज मैं दिखा रही हूँ कि एक तरफ एक्सोन्यूक्लियस काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एंड्स की तरफ कट क्रिएट करें, न्यूक्लियोटाइड रिमूवल फ्रॉम द एंड्स, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहे हैं एंड की तरफ, अंतिम छोर पे ये कट लगाने का काम कर रहा है। जबकि एंडोन्यूक्लियस की कहानी में अपन ने क्या देखा था, इस डायग्राम में देखो, इंटरनल एरियाज पे कट लगाने का काम कर रहे थे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन कुछ इनमें डिफरेंस देखते हैं कि एंडो और एक्सोन्यूक्लियस में, ये डिफरेंस तो देख लिया कि भाई एक अंदर की तरफ इंटरनल एंड्स पे काम कर रहा है, एक आउटर एरियाज में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का काम कर रहा है, ठीक है, 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम की तरफ एंड्स को रिमूव करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। Cleave DNA sequence from 5 prime to 3 prime and one by one, usually non-specific in function. इसका फंक्शन क्लीव करता है डीएनए सीक्वेंस को या तो 3 प्राइम एंड की तरफ या 5 प्राइम की तरफ, इसका फंक्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। Act upon phosphodiester bonds within a DNA या RNA sequences. Target only specific sequences for cleavage. अब ये क्लीव करने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काम करेगा, लेकिन ये वाला नॉन स्पेसिफिक पे काम करेगा, ये बात क्लियर है। क्लीवेज स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्लीवेज फ्री टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक्सोन्यूक्लियस में मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था कि क्लीव करेगा ये फ्री टर्मिनल्स की तरफ, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, और इसके एंडोन्यूक्लियस में मैंने आपको बताया है निक एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के अंदर की तरफ कहीं पे भी कट क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस में एंड्स के बारे में, ठीक है। Cleavage always result in the formation of sticky ends. यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू अगर यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिस हो गए तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लीवेज रिजल्ट इन दियर स्टिकी और ब्लंट एंड्स। अब यहाँ पे क्लीव करा अगर दिया अपन ने एंडोन्यूक्लियस, हो सकता है यहाँ पे या तो स्टिकी एंड क्रिएट होंगे या फिर हो सकता है ब्लंट एंड्स क्रिएट हो जाए। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक डिफेंसिव प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एंट्री ऑफ पैथोजेंस, हैव डिफेंसिव प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एंटीजेंस। एंडोन्यूक्लियस वाला है यहाँ पे तो डिफेंसिव प्रॉपर्टीज होएगी एंटीजेंस के विरुद्ध, लेकिन यहाँ पे पैथोजेंस के अगेंस्ट में कोई भी डिफेंसिव डिफेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएगी। अब जो एक्सोन्यूक्लियस है इसका एग्जांपल अच्छे से ध्यान में रखना है, एक्सोन्यूक्लियस 1, और एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है इको आर आई, इको आर आई, इको आर 1 बोल सकते हैं, सॉरी इको आर आई नहीं होता, इको आर 1 ही होता है, ठीक है। इसके नोमेनक्लेचर के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपन को एक्सो और एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन कहाँ पे कट कर रहा है नाम से पता लग रहा है, तो ये फंक्शन में देख लिया, ठीक है, फ्लोरीन के एग्जाम्पल देख लिए, बाकी सारी बातें घूम फिर के वही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। द मोलिकुलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अपन मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं।
अब मॉलिक्यूलर सीजर, ये आणविक कैंची कैंची के जैसे काम कर रहा है ये, अपन को जहां कहीं भी कट लगाना है, इसको आरी को ले आओ, ये कट लगा देगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डब्ल्यू आर्बर इन 1962 इन बैक्टीरिया। तो डब्ल्यू आर्बर नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने 1962 में बैक्टीरिया से आरी को अलग किया था, ठीक है। दे आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपन मोलिकुलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर भी बोलने लग गए, ठीक है। इसके बाद में इन 1978 में तीन साइंटिस्ट आए, आर्बर, स्मिथ और नाथन, वर अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले आरी को अलग तो आर्बर ने किया था, फिर इसका और ज्यादा काम, इस पे और ज्यादा काम किया था आर्बर के अलावा स्मिथ और नाथन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। तो इन तीनों को फिर कंबाइंडली आरी की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस 8 palindrome sites in duplex in DNA duplex and cut its strands, ठीक है। ये कट लगा, किस टाइप से ये कट लगाते हैं, किस टाइप से पैलिंड्रोमिक साइट्स होती है डीएनए डुप्लेक्स में, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आप डायग्राम को अच्छे से देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये दिख रहा है, मेरे रेड पेन को फॉलो करना, किधर से किधर तक ये कट लगा रहा है, इस टाइप से ये कट लगा रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपको कट लगा हुआ दिख भी रहा होगा, इस टाइप से ये कट लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गए। स्टिकी साइड्स कैसे क्रिएट हुई है, कट लगने से। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियोटाइड थे, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियोटाइड थे और यहाँ पे भी फ्री न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है। तो अब क्या होएगा, इनके जो स्टिकी एंड्स है ये एकदम आराम से चिपक पाएंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों को चिपका दिया, तो इस वाली चीज के भी कैरेक्टर आ गए इसमें, इधर वाले के भी कैरेक्टर आ गए, दोनों को कैरेक्टर कंबाइंड हो गए, तो ये हो गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बेसिकली तीन टाइप इसके होते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब इन तीनों टाइप की क्या कहानी है इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट विद इन डीएनए बट डू नॉट कट दीज साइट्स। ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे स्पेसिफिक साइट्स को, लेकिन इनको कट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन आरडीटी में इनका कोई वाइडली यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट विद इन द डीएनए एंड कट दी साइट। ये रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे और उन साइट्स को कट भी कर देंगे, ठीक है। दे आर यूज्ड इन आरडीटी, ठीक है, इसलिए इनका आरडीटी में अपन यूज करते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन आरई टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। तो ये टाइप 2 वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जहाँ कौन सी साइट पे अपन को कट लगाना है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा पहले और फिर उस पे कट भी लगा देगा, ठीक है, डीएनए या आरएनए के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको आरडीटी में यूज करते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे, दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट विद इन द डीएनए बट डू नॉट कट दीज साइट्स। अब ये भी रिकॉग्नाइज तो कर रहा है उन स्पेसिफिक साइट्स को कि कौन सी साइट्स पे काम होने वाला है, लेकिन उनको कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कट नहीं कर पाएगा तो अपन आरडीटी में इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका नोमेनक्लेचर किस बिहाफ पे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताया था एंडोन्यूक्लियस के केस में कि एको आर आई, ठीक, एको R1, यहाँ पे लिख देती हूँ, ई कैपिटल है, को ऐसे आर और 1, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर अपन ने किस बिहाफ पे किया है उसको अपन को देखना है, ठीक है। टाइप 2 restriction enzymes are named with the bacterium from which they have been isolated। कौन से बैक्टीरियम से वो आइसोलेटेड हुए हैं उनके बिहाफ पे उसका नाम रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई भी चीज है वो ई कोलाई से अपन को ऑब्टेन हुई है, ठीक है। ये वाली जो चीज है अपन को कहाँ से ऑब्टेन हुई है, ई कोलाई से, तो ई को नाम रख दिया अपन ने, ठीक है। कोलाई का सीओ, दो ही नाम रख दिया आगे वाले। फर्स्ट लेटर यूज द एंजाइम is the first letter of bacterium's genus name in italics। जो बैक्टीरियम के जीनस का नाम है वही फर्स्ट नाम है। स्टेरेरिया कोलाई आपका नाम सुना हुआ होगा, तो ई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसका जीनस है स्टेरेरिया, ठीक है। दे कम द फर्स्ट 2 letters of its species, ठीक है।
बाद में इसके देन कम्स द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीशीज। अब ई कोलाई में स्टेरिया इसका जीनस था तो उसका फर्स्ट नाम अपन ने कैपिटल में लिख दिया ई। अब उसके जीनस के बारे में बात कर रहे हैं, कोलाई इसका जीनस था तो इसके फर्स्ट 2 लेटर लिख दिए। कोलाई, ये कोलाई नाम है अपना, इसके पहले 2 लेटर लिख दिए, ठीक है? ओ, ठीक है? The fourth letter of the name of enzyme, first letter of the strain, written in capital. The end of the name indicate the order in which द एंजाइम वाज आइसोलेटेड। अब इको आर आई, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन है या स्मूथ स्ट्रेन है, तो ये रफ स्ट्रेन है तो इसके लिए रफ स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है आर, रिटर्न इन कैपिटल, कैपिटल शब्दों में अपन ने लिख दिया, ठीक है? द एंड ऑफ द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड, कौन से ऑर्डर में, मतलब इको आर फर्स्ट पे डिस्कवर हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ व्हाटएवर जिस नंबर पे डिस्कवर हुआ उसके लिए लिख देंगे, तो अब अपन ने आगे 1 लिख दिया। इट इज रिटन इन रोमन नंबर, इको आर 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तभी इसको बहुत सारे लोग इको आर आई बोलते हैं, हम भी बचपन में इको आर आई ही बोलते थे, लेकिन ये होता है इको आर 1। For example, the ECO1 was isolated from bacterium Escherichia coli RY13। ये इसके नोमेनक्लेचर की कहानी हो गई। अब अपन बात करते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बारे में। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का थोड़ा सिमिलर सा वर्ड होता है मिरर रिपीट्स। तो पैलिंड्रोम और मिरर रिपीट्स दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। Group of letters that form same words when read both forward and backward direction। अब इसको देखो, इस डायरेक्शन में पढ़ो और इसको इस डायरेक्शन में पढ़ो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये क्या सेम पढ़े जा रहे हैं? इसको देखो, टी टी ए जी सी ए जी, और यहाँ पे भी ये सेम ही सीक्वेंस आ रहा है, इधर भी ये वाला सीक्वेंस है, वो इधर इधर की तरफ सेम सीक्वेंस है, ठीक है? इसके अलावा एक कहानी होती है मिरर रिपीट्स की। मिरर रिपीट्स क्या बोल रहा है कि ऐसे मान लो यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है? तो दोनों तरफ सेम सेम है, सी सी ए सॉरी, वापस सी सी, फिर दोनों तरफ जी है, फिर दोनों तरफ ए है, फिर दोनों तरफ देखो टी टी है, तो ये हो गए मिरर रिपीट्स। तो इन एरो के बिहाफ पे आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हो कि मिरर रिपीट्स तो ऐसी कुछ कहानी इधर और इधर सेम है, ठीक है? और पैलिंड्रोम वाली क्या कहानी है, इधर से तुम जाओगे वो वाली कहानी तुम्हें इधर से मिलेगी, ठीक है? ये पैलिंड्रोम की कहानी है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर से तुम फॉरवर्ड जा रहे हो अगर भी, तो इधर से तुम बैकवर्ड आओगे वापस, तो इन दोनों केसेस में तुम्हें कहानी सेम मिलने वाली है, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन-कौन सी प्रोसेसेस को अपन ने फॉलो करना है, ठीक है? तो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहला स्टेप क्या है? डीएनए विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज आइसोलेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म का अपन को डीएनए चाहिए उसे आइसोलेटेड किया, ठीक है? उसे आइसोलेट करके फिर अपन ने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को ऑब्टेन कर लिया। सेकंड है स्टेप क्या फॉलो करना है? द डिजायर्ड डीएनए इज इंटीग्रेटेड विद द डीएनए ऑफ अ वेक्टर। दिस इज डन एज अ डीएनए फ्रेगमेंट नीड टू बी रेप्लिकेटेड। ओके, फिर स्टेप थर्ड के बारे में बात करेंगे। द डिजायर्ड डीएनए इज लिंक्ड with the origin of replication of the vector and thus it multiplies itself in the host। फिर ये अगर एक बार इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया, वो वहां पे जाके रेप्लिकेट करता रहेगा और अपने नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा, अपने नंबर्स को बढ़ाता जाएगा, ठीक है? फिर फोर्थ स्टेप की क्या कहानी है? द न्यूली फॉर्म डीएनए इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो नया बना डीएनए है वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। फिर स्टेप 5 की क्या कहानी है? This DNA is inserted into an organism, incorporate the desired characteristic of or the vector is used for the production of genetically modified products। तो ये सारे प्रोसेसेस अपन को आरडीटी के लिए फॉलो करने थे। फिर लास्ट चीज है इस चैप्टर की, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन ने आरडीटी के बारे में पढ़ लिया, कौन सी कहानी थी, कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से टूल्स है, ये वो सारी कहानी अपन ने पढ़ ली। अब अपन देख लें कौन कौन सी इसके एप्लीकेशंस हैं, किस लिए अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है?
मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज है उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना है, उसके लिए अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड अबंडेंस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एप्लीकेशंस, फिर आती है जीन थेरेपी, फिर आती है पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, फिर आती है एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन्स, इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसके अलावा एप्लीकेशन टू एनिमल्स और इवोल्यूशन। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग इतने ज़्यादा वास्ट एरियाज में काम आने वाली चीज़ है, जो कि आपको बिल्कुल ऐसे लर्न नहीं करना है, ये बस ध्यान में रखना है कि हाँ, ये भी वास्ट लेवल पे यूज़ की जा सकती है। यूँ नहीं कि आप इसको रटने लग जाओ और जो आगे काम की चीज़ें मैंने बताई थी उनको भूल ही जाओ। ये एक बार की बस ओवर ध्यान में रखनी है कि ठीक है अपन जीन थेरेपी में भी इसको यूज़ करेंगे, जीन थेरेपी में आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगी, ठीक है? इसके अलावा अपन को कोई डायग्नोसिस करना है किसी डिज़ीज़ का या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इम्प्रूव या कम ज़्यादा करने में उसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिज़्म की देखनी है तो उसमें इसको काम में लिया जा सकता है। तो बेसिकली इसको लर्न नहीं करना वर्बेटिम टिप्स पे, ठीक है? ये तो बस ध्यान में रखने के लिए। इसके अलावा लर्न करने के लिए मैं इसमें बता दूँ क्या-क्या ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल्स 2 टाइप से है। इसके अलावा फर्स्ट आरडीटी अपन ने कैसे बनाया, कौन-सा साइंटिस्ट था, कौन-सा ऑर्गेनिज़्म अपन ने लिया, कौन-सा बैक्टीरिया लिया, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। फिर टूल्स में अपन एंजाइम और इन सब के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसको तो ध्यान रखना ही है, एंडो और एक्सो की क्या कहानी है, इधर वाला डायग्राम, ठीक है? ये तो ध्यान में रखना ही रखना है। फिर आरी को अपन मॉलिक्यूलर सीजर की तरह भी मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे काम करती है। 3 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने तो सबसे पहले अलग आइसोलेट किया था, फिर बैक्टीरिया से और फिर 2 साइंटिस्ट और आगे मिले और इन तीनों ने फिर कंबाइंडली इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है? फिर आरी के 3 टाइप थे, इसमें जो सेकंड आरी टाइप 2 है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है क्योंकि एक तो वो स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज़ भी कर लेगा और फिर उनको कट भी कर देगा, इसलिए अपन इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका नोमेनक्लेचर किस बिहाफ़ पे किया है? सच आई डोंट थिंक यहाँ इस वाली स्लाइड से कोई क्वेश्चन बन सकता है। फिर पैलिंड्रोम और मिरर रिपीट्स क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पैलिंड्रोम को मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया कि ऊपर वाली साइड से अगर अपन फॉरवर्ड जा रहे हैं, नीचे वाली साइड से अपन देखो उल्टे आ रहे हैं, तो इनका पढ़ने का सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है, एकदम सेम है। और मिरर रिपीट में मैंने बीच में मिरर बना के बता दी, इधर, 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 इधर सारी चीज़ें सेम है। फिर कौन-कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है अपन आरडीटी के टाइम में, ठीक है? कैसे डिसाइड कोई भी अपना ऑर्गेनिज़्म था उसको सेलेक्ट किया, फिर जीन ट्रांसफर किया, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन कराया, फिर नया आरडीटी बना, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है? और फिर एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अपन को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ तक अपना ये जो चैप्टर है खत्म होता है। एज़ सच कोई बड़ा था नहीं, साथ के साथ आप बुक पढ़ते रहना, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है?